हेलो एवरीवन। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंडियन नेपाल बॉर्डर के बारे में, जो कि अभी अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा ये गरमाया हुआ है और चिंता का विषय है। लेकिन ये बात हम स्टार्ट करते हैं बिहार के सीतामढ़ी एक जगह है, वहाँ पर हमें एक स्थानीय जो वहाँ पर लोकल नागरिक थे, स्थानीय नागरिक थे ये, जिनकी हम आपको यहाँ पर पिक दिखा रहे हैं, उन्हें किस तरीके से इंडिया नेपाल बॉर्डर से पकड़कर नेपाल में एंट्री करवाई गई और फिर वहां इनकी मार पिटाई की गई और इनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि तस्करी कर रहे थे। तस्करी का आरोप इन पर लगाया गया, लेकिन अपने लास्ट बयान तक इन्होंने यही कहा कि जो नेपाली पुलिस है, इन्होंने मुझे यहाँ पर जबरदस्ती पकड़ा है और मेरा जो मधेसी वहाँ पर समुदाय है, जो इंडिया के काफी करीब है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया, बल्कि जो नेपाली पुलिस थी, उन्होंने जो गोरखा पुलिस थी, उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादा मारपीट की। और बाद में जो हमारे इंडियन जो राजनयिक हैं, फिर उनके बीच बचाव, जो डिप्लोमेट्स थे, उनके बीच बचाव के कारण इनको वहां की जो पुलिस है उन्होंने छोड़ दिया गया। तो किस तरीके से आज की डेट में इंडिया और नेपाल में जो है वो एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, आज हम उस पर बात करेंगे। किस तरीके से इंडिया नेपाल जो बॉर्डर है ट्रीटी, उसका उल्लंघन हुआ और किस तरीके से आज की डेट में यहां वहां पर आक्रोश चल रहा है। अब हम इस पे बात करेंगे। जी हां, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहां पर बात की जाए भारत और नेपाल के संबंधों की, तो ये अपने आप में बहुत प्रगाढ़ है, बहुत ज्यादा जो इसकी जड़ें हैं बहुत विकसित हो चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद आज भी हमें ये छिटपुट चीज देखने को मिल रही है और कुछ तो बयान ये आए कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि चीन का दखल है। इसकी हम बाद में एटॉप्सी भी करेंगे कि चाइना इसके पीछे कितना रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए यहाँ पर कि हम नेपालीज को, नेपाल जो कंट्री है उसको कितनी तवज्जो देते हैं कि उसको यहाँ पर हम इतनी, जो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट उसको जॉब प्रोवाइड करवाती है नेपालीज को, और जो गोरखे हैं उनकी तो अलग से एक रेजिमेंट भी है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा एक पार्ट है हमारे देश का, जैसे कि भूटान। लेकिन आज किस तरीके से जो करंट सिनेरियो है वो चेंज हो चुका है और जो नेपाली हैं वो चाइना के कितनी पास जा रहे हैं, वहां पर आखिर कितनी तब्दीलियां आई, आज हम उन पे बात करेंगे। जी, हम सबसे पहले हम बात करते हैं नेपाली हिस्ट्री की कि किस तरीके से वो हमारे बिल्कुल पास तो थे ही थे, लेकिन किस तरीके से उनका बॉर्डर डिसाइड हुआ। हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले, जी हाँ, सबसे पहले ट्रीटी ऑफ सगोली। ये वही ट्रीटी है, ये वही संधि है जिसके थ्रू इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वो डिसाइड होने लगा। तो इसके बैकग्राउंड और उसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो ट्रीटी ऑफ सगोली जो कि हुई 1816 में, यस 1816 में हमें यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सगोली देखने को मिली। और उसके बाद जो 1960 का 1960 का जो एग्रीमेंट था, उसके थ्रू भी हमें यह पता चला कि जो काला पानी बॉर्डर इशू उसमें फिर से साइन किए गए थे। लेकिन हम बात करें यहाँ पर सगोली की संधि की। क्या है सगोली की संधि? यहाँ पर हमें ये चीज देखने को मिली कि जो काली रिवर है जो नेपाल और इंडिया की बॉर्डर पे पड़ती है, उसका जो काली रिवर है उसका जो ईस्टर्न पार्ट है वो नेपाल का है और जो वेस्टर्न पार्ट है वो हमारे इंडिया का है। तो द रीजन ऑफ द काला पानी एंड लिपू लेक बिलोंग्स टू देयर टेरिटरी। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर यह बात हमें देखने को मिली थी। फिर बात आई कि जब ऑलरेडी ये डिसाइडेड थी सगोली की ट्रीटी, फिर आज इन दोनों में फिर से क्या दिक्कत आ गई कि किस तरीके से हमें ये चीज फिर से, ये जो मुद्दा है जो गरमाने लगा। जी हाँ, यही है ट्रीटी ऑफ सगोली की जो फेमस पिक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 1816 में जो ब्रिटिशर्स और नेपालीज के बीच हुई थी, ये बहुत फेमस पिक है। तो इन दोनों में हमें पता चलता है जो 1816 में जो ट्रीटी हुई थी किस तरीके से आज तक ये चल रही थी, फॉलो हो रही थी। लेकिन अचानक
ये बात तब आ गई जब हमें एक इसके अंदर नया मोड़ देखने को मिला। नया मोड़ क्या था? वो नया मोड़ था जब चाइना ने अपने जो इंडिया के 3 एरियाज थे उनको उन्होंने अपना बताया, जिसकी हम अब आगे बात करेंगे। लेकिन उससे भी पहले अगर हम बात करें तो ये बात है हमारे जो मिनिस्टर हैं, जी हां, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने अभी अभी इनॉग्रेशन किया न्यू रोड का। वो रोड था न्यू रोड मानसरोवर। ये बात कब की है? ये बात है 8 मई की। 8 मई को जो मानसरोवर रोड का इनॉग्रेशन किया, उसके थ्रू हमारे जो मानसरोवर जाने वाले यात्री हैं उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो वहीं से ये मुद्दा गरमाने लगा, क्योंकि चाइनीज जो अगर मैं यहाँ पर नेपालीज गवर्नमेंट की बात करूं तो उन्होंने ये कहकर बात की कि आखिर इंडिया ने हमसे क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं कोई साइन करवाए गए, क्यों नहीं हमको कोई तवज्जो दी गई। तो ये चीज हमें देखने को मिला। इसके बाद ही हमें जो ये मुद्दा गरमाया कि जब नेपाल ने अपने नए मैप के अंदर क्लेम किया रीजन ऑफ काला पानी एंड लिपू लेक, ये एक और जो इलाका, 3 इलाकों को इन्होंने अपना बताया, तो यहां से ये मुद्दा गरमाने लगा इस रोड के बाद। जी हाँ, जो मानसरोवर लिपू लेक जो बॉर्डर का जो रोड है, इसको किसने बनाया? इसको बना है बीआरओ ने। जो बीआरओ है उन्होंने इस रोड को, जी हां, आप यहां देख सकते हैं, ये जो बीआरओ ने जो रोड बनाया है कैलाश मानसरोवर जो रोड जाएगा वहां पर, जिससे इंडियंस जो पिलग्रिम्स हैं उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, तो ये बीआरओ ने वहां पर बनाया है। ये देखिए जो रोड जो बन रहा है, यहाँ पर जो ब्रिज है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद से मुद्दा गरमाने लगा, जिसके बाद जो नेपालीज गवर्नमेंट है उन्होंने जो इंडिया के 3 एरिया हैं उनको अपना बनाया। और यहां तक कि कल अगर मैं यहां पर बात करूं तो कल की डेट में उन्होंने अपने पार्लियामेंट में इसको पास भी कर दिया है, अपने नए मैप को पास भी कर दिया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि जो 3 एरिया हैं ये इंडिया की नहीं बल्कि उनके हैं। तो किस तरीके से ट्रीटी ऑफ सुगोली का उन्होंने उल्लंघन किया है, आज हम इस पे बात करेंगे। जी हां, आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये हमारे पास 3 एरिया हैं जो इंडिया के हैं, लिपू लेक पास, काला पानी, और 3rd नंबर पे आता है हमारा लिम्पिडोरा। ये 3 एरिया को आज की डेट में जो नेपाल है उसने अपने नए मैप में दिखा दिया है। अपने नए मैप के अंदर उन्होंने इसको नेपाल का पार्ट माना है। तो ये एक अपने आप में विवादित विषय है आज की डेट में कि हमारा जो इतना बढ़िया फ्रेंड था उसको किस तरीके से उन्होंने भी आज की डेट में इंडिया के साथ अपना विवादित बयान देकर इस चीज को और आगे बढ़ा दिया है। हमें ये चीज आज की डेट में देखने को मिल रही है। जी हां, इस मुद्दे को बताने से पहले मैं आपको लेके चलता हूं इंडियन नेपाल के जो रिलेशन थे उसकी हिस्ट्री पे। ये बात तब की है जब नेपाल में राजशाही शासन था, और जो यहाँ के अगर हम बात करें प्रिंस दीपेंद्र की, ये प्रिंस दीपेंद्र वही हैं जिन्होंने वहां पर गोलियां चलाई। और पूरे जो ये 2008 के आसपास की बात है जब वहां पर पूरे के पूरे जो राजशाही खानदान था उसको पूरा खत्म कर दिया गया। और उसके बाद जो हमें देखने को मिले वो मिले लास्ट किंग ऑफ नेपाल, ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव। जी हां, ये यही है मिस्टर ज्ञानेंद्र वीर विक्रम। किस तरीके से आपको यहां पर देखने को मिला जब उनका शाही तरीके से राज तिलक हो रहा था, और ये लास्ट किंग थे, बल्कि लास्ट किंग बाबू लास्ट हिंदू किंग थे। तो इसके बाद से ही हमारे यहां तक भी हम कहें कि इस जमाने तक राजशाही शासन तक भी ट्रीटी ऑफ जो सुगोली है उसको मान्यता दी जाती थी, उसको रिकॉग्नाइज था वो बहुत भी अच्छे तरीके से ट्रीटी। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो किस तरीके से इन दोनों में जो भारत और नेपाल है उनमें विवाद का विषय बन चुका है ये तीनों एरियाज, ये बॉर्डर जो अभी हमने डिस्कस किया। तो जी हाँ, जो हम बात करें फर्स्ट विषय की, इसके ऊपर जो फर्स्ट बहुत बड़ा रीजन है वो ये कि नेपाल और भारत के बीच जो मतभेद स्टार्ट हुआ
वो बॉर्डर पर चला, जिसका समाधान अगर हम बात करें, स्थायी समाधान अभी तक कोई नहीं निकला है। यहां तक कि जो नेपाल के रक्षा विशेषज्ञ या पत्रकार हैं, उन्होंने अभी अभी बात की कि जो ओली गवर्नमेंट है वो राष्ट्रवाद के नाम पर बहुत ही सस्ती लोकप्रिय हासिल करना चाह रही है आज की डेट में। उसी वजह से उन्होंने अपना विवादित जो नक्शा है वो पेश किया है। घरेलू राजनीति और चीन से मिल रहे जो मजबूत आर्थिक समर्थन है, जी हाँ, जो चाइनी है वहां से उसको अच्छा आर्थिक पैकेज मिल रहा है। और भारत की अगर हम बात करें शालीनता पर, वहां के जो पीएम है केपी शर्मा ओली, वो दशकों पुराना जो विवाद है उसको फिर से उन्होंने रिस्टार्ट किया, ताकि उनको एक वहां पर मुद्दा मिल सके अपने इलेक्शंस की ओर। और तब जाकर हमें ये चीज देखने को मिली, भारत और नेपाल के बीच दोनों में फिर से हमें सख्ती देखने को मिली यहां पर। और आपको पता होगा ओली जो है वो ऑलरेडी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, और चाइना जो है वहां तो कम्युनिस्ट की चलती है, जिससे उन्होंने जो भारतीय हिस्से हैं, जी हाँ, उत्तराखंड के साथ जो बॉर्डर टच होता है, जहां पर हमें काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया धूरा का जो एरिया देखने को मिलता है, जिसे आज की डेट में उसने अपने मैप के अंदर, जो नेपाली मैप है, नेपाली गवर्नमेंट जो है, इन्होंने अपना जो पार्ट बताया इन तीनों एरिया को, जिसके कारण जो इतना दशकों पुराना सांस्कृतिक, राजनीतिक और व्यापारिक संबंध है वो लंबे समय से जो चल रहा था वो प्रभावी होगा उनके इस स्टेप से। अगर हम बात करें यहां पर, जो कि 2008 से 2011 में वहां पर राजदूत रहे हैं, इंडियन एम्बेसडर रहे हैं मिस्टर राकेश सूद, उन्होंने तो यहां तक बात कही उनके इंटरव्यू से हमें जो पता चला राकेश सूद जी, कि दोनों पक्षों के अपने संबंध इतने खतरनाक स्तर पर आ ही कैसे गए, आखिर क्यों नहीं इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज को पहले से इसको सुधार करने के ऊपर काम किया। तो ये चीज भी हमें देखने को मिली। और आपस में अगर हम बात करें कि जो नेपाली और इंडिया के भी हमें सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं, आखिर किस तरीके से नफरत उन दोनों के बीच में जो सिटीजन है वो कैसे बन गई। और यहां तक कि अगर पाताल लोक सीरीज की बात की जाए तो उसमें भी हमें क्या चीज देखने को मिली कि जो एक चीनी किरदार है उसको नेपाली का बताया, जब इसके अंदर बताया गया तो किस तरीके से जो नेपालीज हैं या फिर जो नेपाल के लोग हैं उन्होंने इस चीज का बहिष्कार किया, कि आखिर उन्होंने अपने इस वीडियो में नेपाली जो सिटीजन है उनका मुद्दा कैसे उठाया, किस तरीके से उनको यहां पर उन्होंने बताया इस अगर हम बात करें सीरीज में। अब सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है वो ऑलरेडी हमारा इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर इश्यू है, जो एलओसी हमने बात बताई। एलएसी की बात की जाए तो यहां पर इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर इशू है। और थर्ड, जब नेपाल भी ये चीजें बात करने लगेगा तो फिर इंडिया कहां तक, अगर बात करूं तो इसको सोल्व करने की बात सोचेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी अपनी इतनी जो परेशानियां इंडिया उस चीज से घिरा हुआ है, ऊपर से कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है, और ऊपर से हमें नेपाल की बात की जाए तो नेपाली जो गवर्नमेंट है वो तो यहां तक कह रही है कि नेपाल के अंदर अगर कोरोना जो आया उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि भारत का ही हाथ है। तो ये चीज भी हमें यहां पर देखने को मिलने लगी। अब अगर भारत और नेपाल के संबंधों की बात की जाए तो प्राचीन काल से लेकर आज तक ये अपने प्रगाढ़ हम बात की जाए तो बहुत ही डीप है, लेकिन उसके बावजूद किस तरीके से दोनों के बीच में ये जो मुद्दा है वो गर्मा गया है और किस तरीके से चाइना का हस्तक्षेप इसमें बताया जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि नेपाली ही एक ऐसी कंट्री है जिसके लोग और भारत के लोग और नेपाल के लोग आपस में बिना पासपोर्ट के इधर उधर आ सकते हैं, और नेपाल के तो काफी सिटीजन ऐसे हैं जो इंडिया में यहाँ जॉब करते हैं, और उसके बावजूद ये नेपाली अगर ऐसा करेंगे, नेपाली गवर्नमेंट अगर ऐसा करेगी तो किस तरीके से इनकी इकोनॉमी पे हाथ पड़ेगा। अगर हम बात करें कि अगर उनकी इकोनॉमी पे इतना ही हाथ पड़ना होता, इतना ही दिक्कत आनी होती तो ऐसा क्यों करते। शायद इसके पीछे जो है वो चाइना जो कंट्री है उसकी वजह बताई जा रही है, क्योंकि उनको वहां से काफी आर्थिक पैकेज मिला हो। फिर बात आती है सबसे बड़ी कि इंटरनेशनल तरीके से क्या वो हमारा दुश्मन बन चुका है? जी नहीं। इंटरनेशनल तौर पर देखा जाए तो कोई यहां पर किसी का दुश्मन नहीं, कोई लंबे समय तक यहां पर किसी का दोस्त नहीं, बल्कि यहां पर मैटर करती है
परमानेंट आपका इंटरेस्ट, आपका अपना पर्सनल हित क्या है, वो कितना परमानेंट है, तभी आप किसी कंट्री के साथ लंबे टाइम तक दोस्त बन पाएंगे, उनका साथ में साथ दे पाएंगे। तो नेपाल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमें जो है वो थाली का बैंगन का यहां पर एग्जाम्पल देना पड़ेगा, क्योंकि उसको जहां पर भी, अब वो अवसरवादी देश है, जहां पर भी उसको लाभ होता हो, अपना प्रॉफिट लेना हो, वो उस तरफ चला जाएगा, उसी पाले में चला जाएगा। लेकिन हम उसके बावजूद उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो हमारा सदियों से वो एक दोस्त रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कि भूटान। अब हम बात करते हैं अपने इस मुद्दे पर, जी हां, अब हम बात करेंगे चाइना की यहां पर, कि चाइना की कितनी यहां पर डोमिनेंट है नेपाल गवर्नमेंट के ऊपर। तो नेपाल के इस कदम के पीछे चीन का बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है, जो वहां पर हमारे कुछ टाइम तक एम्बेसडर रहे, इंडियन एम्बेसडर जो नेपाल में रहे, जो सूद जी, उन्होंने ये वाली बात कही, हम नहीं मानते कि काठमांडू में जो मुद्दा है ये चीन की ओर से आया है। लेकिन हाँ, हम ये हाल फिलहाल में कह सकते हैं कि चीन का दबदबा नेपाल में बढ़ रहा है। 2015 में नेपाल के खिलाफ अगर हम बात करें, भारत की आर्थिक नाकाबंदी जब हमने की थी, ठीक है, तो चीन ने नेपाल में बड़े पैमाने पर उसको वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाए, यहां तक कि वहां पर रोड बनाए। किस चीज के लिए? ताकि नेपाल चाइना से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स परचेज कर सके। काठमांडू और तिब्बत की बात की जाए तो काठमांडू और तिब्बत में, तिब्बत आपको पता ही होगा सभी को, जो तिब्बत है उसके ऊपर ऑलरेडी किसका आज की डेट में आधिपत्य है, किसका अधिकार है? वो है चाइनीज गवर्नमेंट का। जी हाँ, अगर मैं 1959 की बात करूं तो यहां पर जो चाइना, जो तिब्बत के बहुत बड़े हमें वो देखने को मिलते हैं बौद्ध गुरु, जिसका नाम है दलाई लामा, वो 1959 में इंडिया में आ गए और यहीं बस गए, क्योंकि चाइना गवर्नमेंट तिब्बत को उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। उसके बाद से अगर मैं बात करूं तो तिब्बत है वो चाइना का एक पार्ट बन गया है। काठमांडू और तिब्बत में इन दोनों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए जो शिगोत्से है, शिगोत्से एक जगह है वहां पर वो एक प्लान बना रहा है चाइना, कि किस तरीके से आपस में रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाए। और साथ ही साथ नेपाल की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से जो नेपाल का सामान है उसको शिपमेंट को चारों जो उसके पोर्ट हैं उसको पेशकश की कि नेपाल को आप हमारा भी पोर्ट यूज कर सकते हो फॉर ट्रेडिंग। पहले ये शिपमेंट भारत के जरिए होता था अगर मैं बात करूं, वहीं अब यही शिपमेंट किसके थ्रू होगा? वो नेपाल चाइना के थ्रू करने की सोच रहा है। तो यहां भी हमें एक अहम मुद्दा देखने को मिला। लेकिन उसके बावजूद हम यहां पर चाइना गवर्नमेंट को नहीं कह सकते कि उन्होंने यहां पर नेपाल को उकसाया, क्योंकि नेपाल ऑलरेडी, अगर उसके अपने हित की बात की जाए, उसकी अगर हिस्ट्री टटोली जाए तो वो एक अवसरवादी देश है। वो कभी भारत के पाले में आता है तो कभी चाइना के पाले में जाता है। यहां पर हमें ये समझना होगा कि क्या पूरे तरीके से नेपाल की ही गलती है? जी नहीं। जब हमने इस चीज की ऑटोप्सी की तो ये मेरा अपना व्यू है, माइट भी आप लोगों की क्या क्या राय है ये हम नहीं बात करेंगे इस मुद्दे पर। लेकिन हाँ, ये जरूर कहेंगे कहीं ना कहीं भारत की भी गलती रही कि उसने सही समय पर जो नेपाल गवर्नमेंट है उससे बात क्यों नहीं कही। जब हम कैलाश मानसरोवर रोड बना रहे थे तब क्यों नहीं बात की गई नेपाली गवर्नमेंट से? तो किस तरीके से अगर हम बात करते तो आज मुद्दा अलग होता। हमें ये स्थिति देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यही मुद्दा अगर हम बात करें भूटान के साथ भी हुआ था, लेकिन भूटान गवर्नमेंट के साथ हमने इस चीज को सुलझा लिया, इस प्रॉब्लम को। तो क्यों ना हमने नेपाल गवर्नमेंट के साथ इसको सुलझाया, क्योंकि नेपाल भी हमारा उतना ही पड़ोसी देश है जितना कि भूटान। तो ये दोनों हमें चीज देखने को मिलेगी। तो अब हम लास्ट में ये बात बोलेंगे कि हमें नेपाल से एक अलग ढंग से निपटना होगा, उसको डरा धमका कर नहीं, बल्कि वो हमारा एक छोटा भाई के रूप में ही है। अगर मैं हम बात करें यहां पर कि नेपाल का जो है वो एक पुराना ढर्रा, मतलब अब नेपाल पुराना नेपाल नहीं रहा, क्योंकि वहां पे राजशाही है जो खत्म हो चुकी है, वहां पे डेमोक्रेसी आ चुकी है। ठीक है, तो इसे अलग तरीके से समझना होगा। नेपाल में हमें मैक्सिमम 65% मतलब 65% जो है वहां पर यूथ देखने को मिलता है, जो इस बात पर परवाह ही नहीं करता। उनको इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं कि हमारा पास्ट कैसा था, बल्कि उनकी अपने एम्बिशन है इस बात को लेके कि हम किस तरीके से आगे जाएं, किस तरीके से हमें रोजगार मिले, किस तरीके से हमारी कंट्री जो है वो आगे जाए। तो ये मुद्दा भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कंक्लूजन की बात करूं तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल ही में
नेपाल के अंदर हमें इलेक्शन देखने को मिलेंगे, वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं, ऊपर से कोरोना का दौर है, और ऊपर से अगर हम बात करें नेपाल की जो इकोनॉमिक है, आर्थिक जो व्यवस्था है वो डामाडोल हो चुकी है। तो अब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो धक्के से ही उनकी जो गवर्नमेंट है, नेपाली गवर्नमेंट है, उन्होंने ये मुद्दा उठाया ताकि राष्ट्रवाद की ओर नेपालीज जो हैं उनको अग्रसर किया जा सके, और फिर से जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहां पर, केपीएस ओली गवर्नमेंट है, वो फिर से राजसत्ता में आ सके। तो इसके पीछे यही नजर आ रहे हैं। तो आगे देखते हैं, इस पल पे नजर हम रखेंगे और आपको बताते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए, एंड सब्सक्राइब प्लीज कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्ते, बाय।